हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज। ये जो हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 3 पार्ट आने वाले हैं उसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आज हम रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट के अंदर हम मैक्सिमा मिनिमा के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो ये आज का जो अपना पार्ट है रेट ऑफ चेंज, इसका थोड़ा सा मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास इस यूनिवर्स में हमारे अराउंड है वो टाइम के साथ बदलती रहती है, तो वो किस रेट के साथ टाइम के साथ बदल रही है वही चीज़ आज हमें इस क्लास के अंदर पढ़नी है। ठीक है, अब देखो, रेट का मतलब कभी भी अगर आपको नहीं दिया गया तो उसका मतलब हमें किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, टाइम के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऐसा सोच लेना है कि अगर किसी ने बोला है कि जैसे कोई एक सर्कल है उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है किसी रेट से, ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लेंगे कि जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कि मतलब dr/dt हमें कैलकुलेट करना है। या फिर अगर कोई सपोज हमें बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका मतलब क्या है कि एरिया को विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है। आ गई बात समझ में। देखो, अगर हम नॉर्मल डेरिवेटिव की बात करते थे तो हम वहाँ पे क्या लिखते थे, dy/dx लिखते थे। और इसका क्या मतलब होता था कि अगर हम x के अंदर थोड़ा चेंज करते हैं तो y के अंदर कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि कोई भी एक अपने पास एक इनपुट है, अगर ये सपोज मैं 5 यूनिट्स चेंज करता हूँ तो आउटपुट अगर अपना सपोज कितना चेंज हो जाता है, 10 यूनिट्स चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा। इसके अंदर 10 चेंज आया था और इसके अंदर 5 चेंज आया था, तो रेट ऑफ चेंज कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, यूनिट्स हम मैनेज कर लेंगे, यूनिट ऑफ दिस बाय में यूनिट ऑफ दैट से रिलेट करके। अच्छा भाई देखो, अगर मेरे को x² का डेरिवेटिव करना हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही करना हो, अगर तो मेरे को x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना हो तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2x लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर मैं सपोज चेन रूल लगाता भी हूँ तो ये 2 आगे आया, यहाँ पे 2x इसका डेरिवेटिव हो गया। फिर मैं अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में कर भी देता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। पर अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो देखो अब की बार क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने x² का डेरिवेटिव किया तो 2x तो आएगा, पर क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ साथ में और आ जाएगी, क्या, dx/dt आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी चीज़ है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा सपोज x के रिस्पेक्ट में तो अपना नॉर्मल जैसे डेरिवेटिव होता था वैसे ही वो हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे इसे और किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज मैंने x² को अब की बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2x आएगा, पर क्योंकि अब की बार मैं इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, dx/dy आ जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे नहीं आया, देखो भाई यहाँ पे मैंने इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। जैसे यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे dx/dt आ गया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे dx/dy आ गया, तो x के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा था तो यहाँ पे dx/dx ही आ जाता, जो कि कैंसिल होके 1 आ जाता। इसलिए मैंने स्ट्रेट अवे क्या लिख दिया था, यहाँ पे 2x ही लिख दिया था। बेसिक आइडिया यही है, कोई भी चीज़ को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और अगर वो टाइम का फंक्शन नहीं है तो साथ में उसके साथ एक dx/dt की टर्म आ जाएगी, अगर तो मतलब वो क्वांटिटी x है। जैसे सपोज अगर मैं रेडियस को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो साथ में एक dr/dt की टर्म मेरे पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताता हूँ, जैसे कि सपोज एक बहुत ही सिंपल केस हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास क्या था, एक सर्कल था भाई, ठीक है, एक हमारे पास सर्कल था और इसका रेडियस जो था वो किसी एक रेट से चेंज हो रहा था। हमें किसी ने बता दिया कि इसका रेडियस हर मिनट में 5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बता दिया। बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी आपको मतलब रेट ऑफ चेंज कोई बोल रहा है ना, पता नहीं ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई नहीं बताई, अगर आपको कोई बाय डिफ़ॉल्ट या आपको ऐसा हमेशा सोच लेना अगर रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है तो वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चल रहा है। अदरवाइज ऑल्सो आप यहाँ पे यूनिट से देख सकते हैं कि कोई लेंथ को अपॉन में क्या किया गया है, टाइम के अपॉन में डाला गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है, लेंथ है, और नीचे की तरफ क्या है, टाइम है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि इसका रेडियस किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है।
अब ऑफ कोर्स रेडियस बड़ा होगा तो यहाँ पे एरिया भी इसका बड़ा होगा, और जो सरकमफेरेंस है, जो ब्लैक लेंथ आपको ये दिख रही है, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही चीज़ हमसे पूछी गई है कि यहाँ पे सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज क्या है और एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या है। एरिया का रेट ऑफ चेंज बताने से पहले इन्होंने हमें बताया है कि जो एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है वो आपको तब बताना है जब इसका रेडियस कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। ये एक कंडीशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया के साथ इन्होंने हमें और दे दिया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr होता है। अगर मैं यहाँ पे इस सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज निकालना चाहूँ, यानी कि इसके को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना चाहूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dc/dt हो जाएगा। अब यहाँ पे 2π तो एज इट इज रहेगा, r का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होता अगर मैं इसे r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता, पर क्योंकि मैं यहाँ पे इसे t के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, dr/dt आ गया। ठीक है, अब देखो dr/dt की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी थी, तो 2π इंटू में 5 हो गया, तो ये कितना आ गया, 10π यहाँ पे आंसर हमारा आ गया। क्योंकि जो सरकमफेरेंस होता है वो भी एक काइंड ऑफ लेंथ होती है, और नीचे क्या है, टाइम है, तो यूनिट्स हम वही लिख देंगे, सेंटीमीटर पर मिनट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। अब अगर मैं यहाँ पे एरिया को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एरिया का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dA/dt आ जाएगा। अब यहाँ पे r का स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2πr बन गया, और साथ में क्या आ जाएगी, एक dr/dt की टर्म आ जाएगी। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने पास r आ गया है ना, इसीलिए क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया था कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब निकालना है, जब r की वैल्यू कितनी हो, 10 हो। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी रेडियस पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पे भी डिपेंड करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियस की वैल्यू पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डिपेंड करता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे अपने पास r की वैल्यू भी है और dr/dt की वैल्यू भी अपने पास अवेलेबल है। सो ये कितना हो गया, 50 इंटू में 2, 100π यहाँ पे अपना आंसर आ गया। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो अब की बार हम क्या लिखेंगे, एरिया की यूनिट लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हम डेरिवेटिव करते हैं, जैसे कि x³ का डेरिवेटिव हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, 3x² लिखते हैं, पर अगर मैं इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूँगा तो साथ में बस एक टर्म मल्टीप्लाई में हो रह जाएगी, जो कि क्या रहेगी, dx/dt। और ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ मतलब कि टाइम से ही, है ना। जब हम इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ते भी थे तब भी देखो हमने पढ़ा था कि y² का डेरिवेटिव अगर आप करने जाओगे तो ये 2y तो होता है, पर साथ में एक टर्म dy/dx की आ जाती थी। क्यों, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते थे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते थे। यहीं पे अगर मैं सपोज इसी को मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो इसका डेरिवेटिव नॉर्मली क्या आ जाता, बस 2y ही आ जाता, आगे dy/dx की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे dy/dy आ रहा होता, जो कि कैंसिल होके 1 बन जाता। आई होप आपको इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। एनसीईआरटी इस चैप्टर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो भी डाल दिए हैं, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से डाल दिए हैं, कुछ क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर से डाल दिए हैं। ठीक है, तो इनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट वही बात है, एक बार मैं इसे सॉल्व करता हूँ, दूसरी बार आप भी इसको खुद से सॉल्व करके एक बार अच्छे से देखना, तब बात अच्छे से बनेगी। देखो भाई, अब एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हैं सब, मतलब ईजी क्वेश्चन बहुत हैं इसमें। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि एक क्यूब है, क्यूब की साइड को सपोज मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ, तो इन्होंने हमें dA/dt की वैल्यू दे रखी है कि साइड किस हिसाब के साथ टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो dA/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है। बोल रहे हैं फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, यानी कि एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा है और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछा है, और हमें बताया है किस इंस्टेंट पे पूछा है, जब साइड की वैल्यू कितनी है, 50 है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 50 दे रखी है। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझो। आपको ये तो पता ही होगा कि जो एरिया ऑफ क्यूब होता है, जब भी वो एरिया की बात कर रहे हो ना, तो आप समझ लेना कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात हमेशा वो हमसे कर रहे हैं। देखो भाई, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6 से स्क्वायर है। सो अगर मैं यहाँ पे dA/dt करने जाता हूँ
तो वैसे तो 6a² का डेरिवेटिव 12a होता, पर क्योंकि हम यहाँ पे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में एक dy/dt क्या आ जाएगा, फ्री आ जाएगा। अब देखो 12 तो अपने को पता ही है, a की वैल्यू क्वेश्चन में 50 दे रखी है और dy/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 5 दे रखी है। तो अब यहाँ से अपना ये आंसर आ जाएगा 60 इंटू में कितना हो गया, 3000 हो जाएगा, 3000। और यूनिट क्या रख लेंगे, क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, a³ है। तो अगर मैं यहाँ पे dv/dt करने जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3a² हो जाएगा नॉर्मली तो, पर क्योंकि टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में एक टर्म क्या आ जाएगी, dA/dt आ जाएगी, ठीक है। जब भी उन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहे हैं। अदरवाइज दे वुड हैव मेंशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू सपोज साइड, अगर जैसे कोई स्फीयर या सर्कल है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है तो मतलब कि रेट का मतलब डायरेक्टली आपको क्या समझ लेना कि टाइम के हिसाब से ही डिफरेंशिएशन चल रहा है। सो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 50 दे रखी है, और dy/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगेन ये 5 दे रखी है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू में 2500। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये कितना हो जाएगा, 37500, और यहाँ पे यूनिट क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। थोड़ा कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए, पर मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि हम चीज़ों को वर्क किस हिसाब से करा रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट। अब की बार जो स्फीयर का रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे dr/dt लिख लेता हूँ और इसकी वैल्यू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाल देता हूँ। माइनस मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेडियस डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो इस पर उसका उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो वो यहाँ पे मैंने नेगेटिव से दिखा दिया। बाद में भी अगर आंसर में अगर हमें कहीं पे भी नेगेटिव देखने के लिए मिलता है, यानी कि वो क्वांटिटी हमारी क्या रहेगी, डिक्रीज हो रही है, और अगर हमें कहीं भी आंसर में पॉजिटिव देखने के लिए मिल जाता है तो वो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। वैसे तो इस क्वेश्चन में स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर अगर रेडियस रिड्यूस हो रहा है तो ऑफ कोर्स एरिया भी रिड्यूस ही होगा और वॉल्यूम भी रिड्यूस ही होगी, ठीक है। देखो भाई इधर क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे हमें स्फीयर के फॉर्मूले थोड़े से आने चाहिए। हमसे dv/dt और ds यानी कि d सरफेस एरिया बाय में dt की वैल्यू पूछी है जब रेडियस कितना है, 10 है। तो इस क्वेश्चन को तो मेरे हिसाब से आपको ही ट्राई करना चाहिए। तो एक बार पॉज करो और ट्राई कर लो। जिसको फॉर्मूले नहीं पता उसको फॉर्मूले में बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³ होता है। तो यहाँ पे मैं dv/dt कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 4/3। अब पाई तो एज इट इज रहेगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है। r³ का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, 3r², साथ में क्या आ जाएगा, एक dr/dt की टर्म आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको पता है, 4 इंटू में पाई इंटू में r की वैल्यू 10 दे रखी है, तो r² कितना हो गया, 100 हो गया, और dr/dt की वैल्यू -3 दे रखी है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -1200 पाई, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डाल देंगे। हमेशा मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रट मत लेना, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दे लेना। हो सकता है यहाँ पे लेंथ मिनट के हिसाब से चेंज हो रही हो तो वहाँ पे भी उस हिसाब से आपको मैनेज कर लेना है। अगेन यहाँ पे ds/dt की अगर मैं बात करूँ तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4πr² होता है। ये थोड़े फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ यही सब बस थोड़े काम आने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8πr और साथ में dr/dt की एक टर्म आ जाएगी। अब अगर आप इसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ भर देते हो, सो 8 तो चलो पता ही है अपने को, पाई भी पता ही है, r की वैल्यू 10 दे रखी है और dr/dt की -3 दे रखी है। तो 8 3 24 इंटू में 10 -240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब की बार ये हमारा हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम है। वेरी नाइस, चलें आगे। देखो भाई अगले पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग
व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। ओके, वेरी नाइस। तो देखो अपनी अब की बार क्या दे रखा है अपने को, दिया है, एक बार सबसे पहले ना हम लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखने से थोड़ा सा हमें क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है, इसमें इंग्लिश लिखी रहती है तो पता नहीं इरिटेशन होती रहती है। तो वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज हो रही है, तो dv बाई dt लिख लिया, और पूछा क्या है कि किस हिसाब से इसका एरिया चेंज होगा, तो da बाई में dt हमसे पूछा है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। और हमें दे रखा है कि जब जो हमारे क्यूब की साइड है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, तब हमें पूछा है क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना है। कोई बात नहीं, हमें इन्होंने dv बाई dt दे रखा है और da बाई dt दे रखा है। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो कि वॉल्यूम क्या होता है इसका 6a स्क्वायर, सॉरी a क्यूब होता है। सो यहाँ पे dv बाय में dt कर दो आप, ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर da बाय में dt। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? और अब यहाँ पे dv बाई dt की वैल्यू आपको कितनी पता है, 8 पता है, a की वैल्यू 12 पता है, तो यहाँ से स्मॉल da बाई dt की वैल्यू आ जाएगी। और जो अपना एरिया है ये क्या है 6a स्क्वायर है, तो ये कितना होगा da बाय में dt, इसका रेट ऑफ चेंज। और यहाँ पे अगर इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो 12 है, और साथ में क्या आ जाएगी एक da बाय में dt की टर्म आ जाएगी। देखो ये तो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो 12 तो पता ही है, a की वैल्यू 12 दे रखी है, और da बाय में dt की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकाली हुई da बाई dt की वैल्यू को क्या करेंगे अब हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। देखो एक और अप्रोच भी है, दूसरी अप्रोच ये है कि आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें, तो जो यूजलेस एलिमेंट था यानी कि da बाय में dt वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। देखो कैसे, dv बाय में dt अपॉन में da बाय में dt इस हिसाब से किसके इक्वल हो गया। ये मेरी मनपसंद अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ वही निकालेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है, फालतू की चीज़ों को हम इधर से निकाल के उधर पुट नहीं करेंगे। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन आवर एंड गोल, कि मतलब जो रिक्वायर्ड है उसको मैं कैसे मैनिपुलेट करके निकाल सकता हूँ। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो da बाई dt से da बाई dt कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे अपने को पता क्या है, अपने को ये पता है कि dv बाई dt की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दे रखी है, da बाय में dt की वैल्यू तो अपने को कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू में a, देखो वैसे तो 3 और ये भी कैंसिल हो रहा है तो 4, तो यहाँ पे a बचा जिसकी वैल्यू 12 है, और अपॉन में क्या बच गया एक 4 बच गया। आगे समझ नहीं आगे समझ? तो अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो da बाय में dt की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि बड़ी आसानी से निकल जाएगी आपके पास। ये 3 हो गया तो 8/3 इज इक्वल्स टू da बाय में dt आ गया। जो भी यूनिट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अपने हिसाब से आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो कि कैसे आपको फाइनल आंसर पे पहुंचना है। ठीक है, चलूँ आगे। ओके भाई, देखो इसके अंदर क्या दिया है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है और विड्थ जो है ये इसकी इंक्रीज हो रही है। तो लेंथ ब्रेथ को यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, इसकी लेंथ को मान लेते हैं, एक काम करते हैं x, और ब्रेथ को मान लेते हैं y। ठीक है, बोल रहे द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट, यानी कि ये लेंथ है तो dx बाय में dt की वैल्यू दे रखी है अपने को, और ये डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करूँगा, सेंटीमीटर पर मिनट में यहाँ पे दिया अपने को। इसके बाद में दिया है एंड इट्स विड्थ इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, तो dy बाय में dt किस रेट पे इंक्रीज हो रही है, इज इंक्रीजिंग एट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया जब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू अपने को दे रखी है। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू 8 दे रखी है और ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 6 दे रखी है। ठीक है, तो सारा डेटा अब अपने पास अवेलेबल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। देखो सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए रेक्टेंगल के लिए। सो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, एक x ये तो 2x हो गए, एक y ये तो 2y हो गए। ठीक है, अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ यानी कि dp बाय में dt करता हूँ, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट्स में x का डेरिवेटिव टाइम के साथ dx बाई dt और y का डेरिवेटिव टाइम के साथ dy बाई dt। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, dx बाई dt की वैल्यू कितनी है -5, और dy बाई dt की वैल्यू कितनी है 4 है,
तो ये कितना आ गया -2 आ गया, क्योंकि पेरीमीटर भी एक लेंथ ही है तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही ये यूनिट रहेगी और सेंटीमीटर पर मिनट का मैटर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब एरिया क्या होता है इसका XY होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो सकती है क्योंकि पता नहीं क्यों पर बच्चे कर देते हैं। वैसे तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना चाहिए मैं ना, क्योंकि x और y किस चीज़ में प्रोडक्ट में, तो x को कांस्टेंट रख लेता हूँ और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे dy/dt आ जाएगा। फिर अब की बार मैं y को कांस्टेंट रख लूंगा और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे dx/dt आ जाएगा। शाबाश। अब देखो x की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दे रखी है, dy/dt की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दे रखी है, y की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दे रखी है और dx/dt की -5 दे रखी है। सो 32 - 30 कितना आ गया 2, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ गया होगा। ये भी वन ऑफ दी NCERT का ही क्वेश्चन है। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया समझ आए भाई। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन भी NCERT का ही है। लेडर देखते ही समझ गया मैं। लेडर, अच्छा ये थोड़ा चेंज है, ये PYQ है। देखो NCERT में जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर लेडर 5 मीटर लॉन्ग लिखी है, बस इन्होंने यहाँ पे 13 मीटर लॉन्ग कर दी, कुछ ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं डाला है। ठीक है, अ लेडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये सपोज एक वॉल है और ये ग्राउंड है, कोई नहीं लाल रंग का है ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें हमें, और ये क्या है लेडर है। ठीक है, तो इस लेडर की लेंथ कितनी बताई गई है 13 मीटर बताई गई है एंड इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। द बॉटम ऑफ द लेडर इज ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द वॉल। ये भाई बॉटम ऑफ द लेडर है, कोई शरारती बच्चा होगा तो भाई इसको इधर की तरफ खींच रहा है ताकि जो भी ऊपर चढ़ा हुआ है भाई वो गिर जाए। देखो कितने नॉटी हो रहे हैं बच्चे। तो देखो यहाँ पे द बॉटम ऑफ द लेडर इज ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, ये नीचे की तरफ आएगा। तो बेसिकली हाइट ऑफ द वॉल इसको बोल रहे हैं कि जहाँ पे लेडर टच कर रही है वॉल को टू द पॉइंट टिल इट्स बॉटम। ठीक है, सो ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, इसको y बोल देता हूँ। तो ये जो है dy/dt की वैल्यू हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा भाई हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द लेडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये हमें दे रखा है 5 दे रखा है कि जब लेडर 5 मीटर अवे है वॉल से तब ये किस रेट से नीचे की तरफ आने लग रही है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ये लेंथ 13 है ये 5 है तो क्या आप ये सोच पा रहे हो पाइथागोरस थ्योरम से कि ये 12 हो जाएगा। आप एक बार इसको खुद से करके ट्राई करना। अगर ये 13 है ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो और ये अपना परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो। ठीक है, सो 13, 5 और 12 मेरे को पाइथागोरन ट्रिपलेट याद था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अभी देखो क्योंकि यहाँ पर देखो एक सेकंड के लिए आप सब लोग, चलो इसी रंग से लिख लूँ क्या, ब्लैक से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे क्योंकि ये जो बेस है ये चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है बोल रहा हूँ, चेंज इसलिए हो रहा है बोल रहा हूँ, ये तो एक इंस्टेंट दिया है, जब मतलब ये ऐसे ही इसको इधर खींच रहा है तो ये लेंथ बढ़ती रहेगी। कभी एक क्षण ऐसा आएगा जहाँ पे जो नीचे वाली लेंथ है कितनी होगी 5 होगी, पर ये बढ़ रही है। बात समझ रहे हो, तो मैंने इसको क्या बोल दिया x बोल दिया, और जो जिस रेट से ये इसको इधर खींचेगा उसी रेट से लेंथ बड़ी होती रहेगी। सपोज थोड़ी देर बाद ये लेडर ऐसे हो गई तो लेंथ x इतनी हो गई ना, यानी कि x बढ़ गया है ना। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया है हमें, x दिया है कि x किस रेट से यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ dx/में dt लिख देता हूँ। ठीक है, इसी सेम रीज़न की वजह से ये सपोज अगर y है तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे जब ये आ रही है लेडर तो ये हमारा क्या हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है dy/dt है। देखो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने करे ना उसके अंदर अपने को फॉर्मूला यानी कि जो रिलेशन है वो पहले से पता रहता था। वो बोलते थे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इतना, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेट ऑफ चेंज निकाला तो वो हमें पहले से याद है। जैसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का रेट ऑफ चेंज निकाला तो वो हमें पहले से याद है। यहाँ पे ऐसा हमारे पास कोई रिलेशन अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो रिलेशन हमें खुद से डेवलप करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x और y के बीच में हमें एक रिलेशन बनाना है तो मैं ये लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से x² + y² एट एनी इंस्टेंट हमेशा किसके इक्वल होगा 13 के स्क्वायर यानी कि 169 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें
x के रेट ऑफ चेंज और y के रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करनी है तो मैं दोनों तरफ इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इस क्वेश्चन का वो खत्म हो चुका है कि आपने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि x और y कैसे रिलेटेड हैं, कि इनके स्क्वायर का सम हमेशा कितना रहेगा, 13 के स्क्वायर के इक्वल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब क्योंकि जैसे जैसे इस लेडर को इधर की तरफ खींचा जाएगा तो x किसी रेट से इंक्रीज होगा और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी तो y किसी रेट से डिक्रीज होगा। तो x का रेट हमें दिया है और y का रेट हमें पूछा है किस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे जब ये लेडर स्लाइड होते होते कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और अगर तो ये लेडर स्लाइड होते होते नीचे का पार्ट 5 बना रही है तो इधर का पार्ट कितना बना देगी, पाइथागोरस थ्योरम से 13 5, तो ये कितना 12 बना देगी। अब देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना और आंसर अपना आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और क्योंकि टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx/dt, y का डेरिवेटिव 2y और क्योंकि टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy/dt, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। 2 को कॉमन निकाल के उधर भेज सकते हैं तो x dx/dt प्लस y dy/dt इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 5 मीटर, और dx/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 12 है, और dy/dt की वैल्यू तो अपने से पूछी गई है। अब कोई भाई मेरे से ये कहेगा कि सर आधी चीज़ आप मीटर में ले रहे हो और आधी चीज़ आप सेंटीमीटर पर सेकंड में ले रहे हो, पर देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो एंटायर टर्म आप ऐड कर रहे हो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी मीटर और यहाँ से इसकी सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे भी मैं सेम ही चीज़ तो कर रहा हूँ, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो यूनिट बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिल अगर बदलना चाहो तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर सकते हो और यहाँ पे भी dy/dt को 100 से डिवाइड कर सकते हो, कॉमन निकाल के उधर भेज दोगे, कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यूनिट बदलने की इनफैक्ट इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है। तो 5 2 10/12, तो dy/dt की वैल्यू यहाँ से अपने पास -5/6 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी यूनिट सेम ही रहेगी, क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या था, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही हमारे पास था। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में, ठीक है, चलें आगे। शाबाश भाई, आगे चल लेते हैं, बढ़िया सवाल है। देखो भाई ये तो एनसीईआरटी का ही है, इसके अंदर दिया है एक सैंड है, मतलब एक सैंड नहीं है, मतलब कुछ सैंड है, वो एक पाइप के अंदर से गिर रहा है। और कभी भी आपने सैंड गिरा हुआ कहीं पर देखा होगा तो वो हमेशा कॉनिकल हीप की फॉर्म में देखा होगा, है ना। कभी भी आपने गेहूं गिरे देखे होंगे, कहीं मिट्टी गिरी देखी होगी, तो ऐसे कोन की शेप ले लेती है ना। तो वही काम यहाँ पे भी होने लग रहा है, क्या कि जो फॉलिंग सैंड है वो किस रेट से फॉल हो रहा है, पहले तो ये दिया है कि वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से फॉल हो रहा है। और उसके बाद हमें इन लोगों ने ये बताया गया है कि जो फॉलिंग सैंड है वो क्या शेप बना रहा है, कोन की शेप बना ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप यूनिट से भी पहचान सकते हो कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन दे रखा है, जैसे कि ऐसे कहीं से इसके अंदर सैंड गिर रहा है और इस तरीके से कॉन बड़ा होता जा रहा है तो इसकी वॉल्यूम बदल रही है। ठीक है, सो dv/dt में dt किसके इक्वल दे रखा है अपने को, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के इक्वल दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। The falling sand forms a cone such that the height is always 1/6 the radius of base। तो ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है। तो क्वेश्चन में बताया कि जो हाइट है वो हमेशा 1/6 द रेडियस ऑफ इट्स बेस है। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ कोन इंक्रीजिंग, जैसे इस रेट से अगर इसके अंदर मिट्टी गिर रही है, ठीक है, तो हाइट किस हिसाब से चेंज हो रही है, जब हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मेरे को कोई बात नहीं, इन्होंने वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है, मैं वॉल्यूम ऑफ कोन ही लिख लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर का 1/3 होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, तो कोन की क्या हो जाती है, 1/3 πr²h हो जाती है। अब देखो डिफरेंशिएट करने को मैं इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर दूंगा, बस लाइफ थोड़ी सी वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि आपको r² और h के बीच में प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने हमें क्वेश्चन में एक जानकारी दी है कि जो h है वो किसके इक्वल है, 1/6 ऑफ r के इक्वल है, या फिर मैं बोल सकता हूँ r जो है वो 6h के इक्वल है।
तो उस जानकारी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे अगर कर लेता हूँ तो ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी और डिफरेंशिएट करना इससे क्या रहेगा, कंपैरेटिवली आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो हमें बोला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस रेडियस को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कैलकुलेट अभी के लिए नहीं करना है। हालांकि अगर मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट मिल जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस भी निकालना बड़ा आसान है इस इक्वेशन से, बिकॉज dh/dt किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 ऑफ dr में dt हो जाएगा अगर आप इसे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो। पर अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है तो यहाँ से मैं r को कह रहा हूँ कि अभी भाई आप थोड़ा साइड हो लो। तो r किसके इक्वल है, 6h के, तो यहाँ पे मैंने 6h लिख दिया, 6h का होल स्क्वायर। सो ये हो गया v, 36h स्क्वायर हो गया, 36h क्यूब हो गया, 3 से कैंसिल हो गया तो 12 पाई h क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे dv बाय में dt कर देता हूँ तो ये कितना होगा, 36 पाई h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में dh बाय में dt आ जाएगा। हर चीज़ की वैल्यू उन लोगों ने आपको दे रखी है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा पाई। h की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4 दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे dh बाय dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अब dh बाय dt की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा लेफ्ट राइट आप एडजस्ट कर लेना, अभी के लिए मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। ये 3 से कट गया, 16 3 48, तो 1 में 48 पाई आ जाएगा। क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम हर चीज़ को सेंटीमीटर में ही डील कर रहे थे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। जितना चीज़ों को आप मतलब सिंपल रखने की कोशिश करोगे ना उतना बढ़िया समझोगे। मतलब ज़्यादा आप कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट करोगे, फैंसी दिखाने की कोशिश करोगे तो मतलब आप खुद ही उसके अंदर कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, कम कैलकुलेशन लिखने की कोशिश करो, ज़्यादा दिमाग में करने की कोशिश करो, आप खुद ही फास्ट हो जाओगे मैथ्स में। अच्छा भाई देखो, इस तरीके के क्वेश्चन मेरे थोड़े कम समझ में आते हैं, इसलिए मैंने एक साथ ही दोनों लिख दिए। हालांकि इस तरीके के तो मेरे अच्छी तरीके से समझ आते हैं, थोड़े से इस टाइप के कम समझ आते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है कि जैसे कि मेरा बैकग्राउंड साइंस का है तो एक्सेलरेशन, इम्पल्स, ये सब चीज़ें मेरे अच्छे समझ में आती हैं। अब जिस भाई का कॉमर्स का बैकग्राउंड होगा उसको मार्जिनल कॉस्ट, रिवेन्यू कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, जो भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो बढ़िया समझ में आएंगी। देखो भाई, सबसे पहले अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मतलब डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई इसके अंदर हमें क्या बोला है, हमें ये बताया गया है कि x यूनिट्स क्या हैं, कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस हिसाब से कॉस्ट ये आ रही है। भाई अगर इतने आइटम प्रोड्यूस करोगे तो मतलब कॉस्ट इतनी आ जाएगी, इतने आइटम प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट इतनी आ जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस पे क्या कर रही है, कॉस्ट वेरी कर रही है। ऑफ कोर्स करेगी वो भी, है ना, कि अगर ज़्यादा आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। ठीक है, पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मतलब कुछ हम बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। सो वही इस फंक्शन से यहाँ पे हमें बताया गया है। ठीक है, पर हमसे क्या पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, जिसका मेरे को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो मैं सिंपली इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, इसको डिफरेंशिएट करके, और मेरे को इन्होंने बता रखा है कि x की वैल्यू कितनी है, 17 है, तो मैंने सबसे पहले c' निकाला है यहाँ पे, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना हुआ, 0.021x स्क्वायर माइनस 0.006x प्लस 15। अब इन्होंने कब पूछी थी ये मार्जिनल कॉस्ट, जब 17 यूनिट्स यानी कि x की वैल्यू क्या है, 17 है, तब हमसे पूछी थी। तो बस अब मैं c' यहाँ पे x की जगह क्या भर दूंगा, 17 भर दूंगा। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है तो ये मेरे को आपके ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। बस इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे। थोड़ा बहुत मेरे को ध्यान है 1920 के अराउंड इसका कुछ आंसर आता है। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा अपने एंड पे एक बार इसको मैनेज कर लेना भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी होती है बेसिकली एक तरीके से, अभी के लिए ऐसा सोच सकते हैं, स्पीड हो सकती है। हालांकि अगर मैं प्रॉपरली बात करूँ तो स्पीड को जब मैं डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर देता हूँ तब उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, पर अभी के लिए हम ये देखेंगे कि जिस हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। हालांकि अगर मेरे को प्रॉपरली बोलना हो वेलोसिटी क्या है तो मैं वो बोलूँगा कि जिस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है, पर अभी के लिए उतना हम गहराइयों में नहीं जाएंगे। मेन चीज़ ये कि हमें क्या करना है, इसे टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करना है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे हमें पुट करना है। तो सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 90 स्क्वायर माइनस 10t। आपसे भी होती है क्या गलती 3 3 जा 6 लिखने वाली, जैसे अभी मैं लिख रहा था भाई, मेरे से पहले तो बहुत होती थी, अब थोड़ा कम होती है। देखो भाई, तो हमसे एक ये फंक्शन एक फंक्शन मिल गया कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे t की वैल्यू जस्ट मेरे को पुट कर देनी है और मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। एंड दे आर आस्किंग मी अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जब टाइम कितना होता है, 0 होता है। तो बस मेरे को यहाँ पे ds/y में dt यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, कब, जब टाइम कितना है, 0 है। तो अगर टाइम की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ पे लिखूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यूनिट वगैरह कुछ दी नहीं है तो आप अपने मन से कोई भी यूनिट डाल सकते हो या फिर यहाँ यूनिट्स लिख सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? ओके, आगे चलते हैं। वेरी नाइस। अच्छा भाई देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। अब देखो भाई, यहाँ पे जैसे सपोज हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे किसी रेट से x चेंज हो रहा है, किसी रेट से y चेंज हो रहा है। फिर अब यहाँ पे देख सकते हो आप, x ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है, y कम तेज़ी से चेंज हो रहा है। अब देखो x ज़्यादा तेज़ी से कम तेज़ी से चेंज हो रहा था यहाँ पे, और y ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा था। ठीक है, अब इसी तरीके से पार्टिकल ने कोई भी अपना एक पाथ चूज़ कर रखा है। हमें इन्होंने क्या बताया है क्वेश्चन में हमें इन्हें ये बताया, ये पूछा है क्या कि आप वो पॉइंट बता दो इस पर्टिकुलर कर्व पे जहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है ना वो 8 गुना तेज चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट से। तो बेसिकली दे आर टेलिंग अस dy/dt इज 8 टाइम्स ऑफ dx/dt। ये जानकारी उन लोगों ने हमें दे दी है। और देखो कर्व क्या दिया है हमें, कर्व दिया है 6y = x³ + 2। अब देखो इस कर्व को अगर मैं दोनों तरफ टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, थोड़ी इंग्लिश लिख देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। आई होप आप इंग्लिश वाला पार्ट खुद से मैनेज कर सकते हो, उस पर ज़्यादा मैं स्ट्रेस जान पूछ के ही नहीं देता क्योंकि अदरवाइज मैथ्स डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, जो बोर्ड्स में आपको लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सब मैं सिखा दूंगा, पर अभी आप पहले मैथ सीख जाओ। ठीक है, कुछ हम ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जहाँ पे मैं आपको ये गाइड करूँगा कि कैसे हम 90 से 100 मार्क्स की तरफ जा सकते हैं, ताकि आपकी जो छोटी एरर्स हैं वो रिमूव हो पाएँ। कैसे हमें प्रॉपरली लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1 यूजिंग दिस एंड दैट इक्वेशन बाय यूजिंग दिस फार्मूला और बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, वो सब चीज़ें मैं आपको गाइड करते रहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, dy/dt किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ dx/dt। तो dy/dt की जगह क्या लिख दिया, 8 dx/dt लिख दिया यहाँ पे। अब dx/dt से dx/dt को गायब कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 3 से कट गया 2 पे, तो 16 किसके इक्वल हो गया, x² के इक्वल हो गया। अब अगर x² 16 है तो आप लोग ये समझते ही होंगे कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, +-4 आ जाएगी। सो हमें x कोऑर्डिनेट तो कर्व का पता चल चुका है, जहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब जो भी इन्होंने कंडीशन दी थी हमें कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, तो उसका हमें x पता चल गया। अब एक सीधी सी चीज़ मेरे को ये बताओ, अगर तो x 4 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे से, y = 4 का क्यूब 64 +2 66 और 66 डिवाइडेड बाय में 6। थोड़ा कैंसिल आप देख लेना। तो एक कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ गया, 4,11 आ गया। ठीक है, जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ तो -64 + 2 यानी कि -62 डिवाइडेड बाय 6। तो -62 डिवाइडेड बाय 6, अब की बार तो 2 से ही कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4, -31/3। सो ये दो वो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पर्टिकुलर कर्व पे जो इन्होंने हमें दिया था, जहाँ पर जब ये पार्टिकल होगा तो पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑन x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ये वाला हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश्ड रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलें आगे, शाबाश। देखो 2-3 क्वेश्चन ही और बचे हैं यहाँ पे। ये तो मैंने चलो थोड़े से 2 क्वेश्चन लास्ट में डिफिकल्ट वाले डाल दिए,
पर ये क्वेश्चन तो आपकी बुक का ही है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर दिस। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इस बैलून का रेडियस कितना है 3/4 इंटू में 2x+1, डायमीटर का हाफ कर दिया। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कोई नहीं, कैलकुलेट कर देते हैं। सो v की वैल्यू हमें क्या है, स्फेरिकल है ना, तो 4/3 πr³ रहेगी। अब देखो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में मैं इसको करता हूँ, अदरवाइज जनरली जो आप इसके सॉल्यूशन देखोगे r की वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे एंड देन आपको x के साथ इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। वो भी बिल्कुल 100% करेक्ट तरीका है, बट मैं एक डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा सोचता हूँ, तो उसको भी इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे v किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, v की वैल्यू r पे डिपेंड है, तो मैं यहाँ पे dv/dr कैलकुलेट कर देता हूँ भाई। आप सोच पा रहे हैं कि ये 4πr² आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना ये बात आप, क्योंकि ये 3 आ गया 3r², 3 से 3 कैंसिल। अच्छा भाई, ये r जो है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसको मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अरे भाई, तो इसको मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, और अगर देखो मैं इसे x के साथ डिफरेंशिएट करूँगा तो ये कितना होगा, 3/4 तो कांस्टेंट है, 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3/2 आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। ठीक है, अब देखो dr/dx 3/2 है और dv/dr ये, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर सपोज मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो dv/dr इंटू में dr/dx किसके इक्वल होगा, 4πr² इंटू में 3/2 के इक्वल हो जाएगा। dr से dr कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया, dv/dx आ गया, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 6πr² के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखो बुक में जो आंसर दिया वो ये नहीं दिया है, बुक में कुछ डिफरेंट आंसर दिया, उन्होंने x के मतलब टर्म्स में आंसर दिया है। ठीक है, पर क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि dv में dx की वैल्यू आपको x की टर्म्स में निकालनी है। अगर स्टिल फिर भी आप निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे r की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी वो लिखी हुई थी। तो ये आपका बुक से भी आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, एक दो अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था CBSE के, और सेम ईयर में IIT JEE एडवांस में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था, वैल्यू भी लगभग अनचेंज थी उसके अंदर। ठीक है, सो एक बार इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट अ रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड्स अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट 4 मीटर हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रोड बना देते हैं, एक रोड बना देते हैं इस तरीके से। सपोज ये एक रोड है, और चलो इसके अंदर एक स्ट्रीट लाइट भी लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, और एक मैन भी बना दे, क्या बोलते हो बताओ आप। चलो आप बोल रहे हो इसलिए एक मैन बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले तो ये कहानी है, ये लाइट है, लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइट लिख देता हूँ इसको, स्ट्रीट लाइट। ये मैन है, यार समझ गए ना तुम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ 1.6 मीटर टॉल, अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट अ रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड्स अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट 4 मीटर हाई। ये कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर हाई। एट व्हाट रेट द टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग। ठीक है, समझ गया। एट व्हाट रेट इज हिज शेडो लेंथनिंग। ओके, तो दो चीज़ें इन्होंने हमसे पूछी है। एक तो पूछा किस रेट से जो टिप ऑफ द शेडो है वो मूव हो रही है, और दूसरी चीज़ जो हमसे इन्होंने यहाँ पे पूछी है वो ये पूछी है कि शेडो किस हिसाब से लंबी हो रही है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, एक एक करके दोनों चीज़ों के साथ डील कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक ये ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ये मैन कितना टॉल है, ये 1.6 मीटर टॉल है, और ये लाइट कितनी है, 4 मीटर ये लाइट है। अच्छा भाई देखो, मैं इस वाली लेंथ को x मान लेता हूँ, और आप एक चीज़ समझ पा रहे हो, अगर ये मैन है, ये लाइट है, तो ये क्या है, इसकी शेडो है। आ गया समझ में आपको। सो जब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि एट व्हाट रेट इज हिज शेडो लेंथनिंग, तो बेसिकली दे आर आस्किंग इन द सेकेंड पार्ट अबाउट dy/dt, यानी कि dy/dt की वैल्यू एक हमसे पूछी गई है। आ गई बात समझ में कि ये जो शेडो है ये किस हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये dy/dt हमसे पूछा गया सेकेंड पार्ट में। और देखते हैं,
देखो भाई जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या कि भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये आदमी इस तरफ चल रहा है, अगर ये आदमी इस तरफ चल रहा है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स एक तरीके से इंक्रीज होने लग रहा है, एक्स एक तरीके से इंक्रीज होने लग रहा है। और एक्स किस रेट से इंक्रीज होगा? जिस रेट से भाई आगे चल रहा है। यानी कि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है क्या, डी वाई बाई, सॉरी ये गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकेंड है। और सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, एट व्हाट रेट इज हिज शेडो लेंथनिंग, यानी कि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमसे पूछी है। अच्छा भाई, अब जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर बोला है कि टिप ऑफ द शेडो किस रेट से मूव हो रही है। टिप ऑफ द शेडो यानी कि ये वाला पार्ट किस रेट से आगे की तरफ जा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये पूरी लेंथ बढ़ेगी, जितना ये पूरी लेंथ बढ़ेगी उतना ये पार्ट आगे जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है। आ गई बात समझ में? तो ये दो चीज हमसे पूछी गई है। जब वो हमसे पूछ रहे हैं कि टिप कितना आगे जा रही है, यानी कि ये पूरी लेंथ, ये तो पार्ट फिक्स ही है, ये पार्ट बढ़ेगा, ये पूरा पार्ट जब बढ़ेगा तो उतना ये टिप जो है वो आगे जाएगी। पर अगर वो सिर्फ शेडो की बात करता है तो यहाँ पे सिर्फ वाई कितना बढ़ रहा है उस चीज के अंदर वो कंसर्न है, ठीक है। अब सारा चीज़ अपने पास यहाँ पे अपने को सारी चीज़ मिल चुकी है। अब हमें देखना है कि सबसे पहले x और y के बीच में कोई एक रिलेशन डेवलप किया जाए जिससे हम यहाँ पे उसको फिर डिफरेंशिएट करके जो भी हमसे पूछा गया वो सब चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई देखो, मेरे को एक चीज़ बताओ, लाल रंग ले लेते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर सपोज इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो टैन थीटा है, अगर इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करता हूँ, वो 1.6 बाय वाई है। और अगर यहीं पे मैं बड़े ट्राइंगल को कंसिडर कर लेता हूँ तो बोल सकता हूँ जो टैन थीटा है वो 4 बाय में x प्लस वाई है। यही काम आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करके भी कर सकते हो। अब देखो थोड़ा अगर मैं लेफ्ट राइट एडजस्ट करता हूँ तो 1.6x प्लस 1.6y इज इक्वल्स टू 4y, यानी कि 1.6x इज इक्वल्स टू 2.4y। अगर मैं 0.8 की टेबल से इसे काट देता हूँ तो 2x इज इक्वल्स टू 3y यहाँ पे हो जाएगा। आ गया इतना समझ में आप लोगों को? ओके। अब देखो अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 dy बाई डी टी। ये बात लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। आ गई इतनी बात समझ में आपको? और अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू डाल दूँ, और अगर अब मैं यहाँ पे dx बाई डी टी की वैल्यू डाल दूँ जो क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 0.3, ये डॉट मल्टीप्लाई है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू में डी वाई बाई डी टी। आ गई ये बात समझ में आपको? थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट हो गया। dx बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है, dy बाई डी टी हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा है, और फर्स्ट पार्ट में हमसे dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी पूछा है। यहाँ पे मैंने tan थीटा से ये रिलेशन निकाला जिसको मैंने थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करके एडजस्ट किया, और उसके बाद मैंने इधर दोनों तरफ इसे डिफरेंशिएट भी कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया हमारे कि किस रेट से शेडो की लेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर वो हमसे फर्स्ट पार्ट का आंसर पूछते हैं यानी कि dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, तो 0.3 प्लस 0.2 तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है भाई। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। एक आदमी है, ये एक आदमी है, ठीक है, इसकी हाइट 1.6 मीटर है, ये एक स्ट्रीट है और स्ट्रीट लैम्प है, स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे मतलब स्ट्रीट लाइट लगी हुई है इसमें ऊपर, ठीक है। और ये जो आदमी है ये इस स्ट्रीट लाइट से अवे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट अ रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट 4 मीटर हाई। तो जैसे जैसे अवे जाएगा
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ स्ट्रीट लाइट से लेके आदमी के बीच की, ये इंक्रीज होगी, जिस रेट से इधर चलेगा उसी रेट से वाली लेंथ इंक्रीज होगी, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको x मान के कि dx/dt की वैल्यू दे रखी है। अब ये क्या है, इसकी शेडो है, और हमसे क्या पूछा है कि शेडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि dy/dt से पूछिए की वैल्यू पूछिए। और दूसरी चीज़ बोलिए कि टिप ऑफ द शेडो किस रेट से आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये किस रेट से आगे जा रहा है, यानी कि ये पूरी लेंथ जब बढ़ेगी तो ये आगे की तरफ जाएगा। अगर सपोज ये कांस्टेंट है तो ये सिर्फ बढ़ेगा तो ये आगे जाएगा, पर ये कांस्टेंट नहीं है, आदमी भी तो इधर चल रहा है ना। सो टिप ऑफ द शेडो और जल्दी आगे की तरफ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, dx/dt प्लस dy/dt की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछ ली है, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा को दिस बाय दैट लिखा और उसको इक्वल करा दिस बाय दैट से, लेफ्ट राइट एडजस्ट करके ये रिलेशन आ गया। इसको डिफरेंशिएट किया, dx/dt की वैल्यू गिवन थी तो dy/dt की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया और यहाँ पे मैंने जब वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है सब लोगों को? वेरी नाइस। आगे चल लेते हैं। देखो भाई अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। ओके ठीक है, ऐसे सवाल वैसे डिफिकल्ट थोड़े से कम आते हैं, पर कोई नहीं, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में तो जितना सीख लें उतना ही कम है ना। इस तरीके का क्वेश्चन भी मेंस में 2-3 बार आया हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट रेट ऑफ दिस रेट। तो ये एक फनल है, इसकी शेप कैसी है, कोन की शेप है, ठीक है। कोई नहीं, ड्राइंग तो मेरी अच्छी है पर बस थोड़ी सी बोर्ड पे कई बार नहीं हो पाती, ठीक है भाई। तो ये क्या दिया, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ दिस, यानी कि जो एक कोन है इसकी वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज हो रही है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है। पहली बात तो यही बताई गई है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल, अब बेस थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि फनल ऐसी होगी तभी इसके अंदर से निकलेगा, मतलब यहाँ से जो भी पानी आनी है वो निकलेगा, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया है फनल का, 5 दिया है, और हाइट कितनी दी है, 10 दी है। हाइट कितनी दी है, 10 दी है, ठीक है। आ गया समझ में आप लोगों को इतना? ओके, एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेट एट विच द लेवल इज ड्रॉपिंग। अच्छा, इसके अंदर कुछ पानी है, ठीक है, तो इसके अंदर पानी भर देता हूँ मैं। तो इसके अंदर पानी भर दिया है थोड़ा सा। अच्छा, इस 10 को एक काम करते हैं बाहर की तरफ लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें पूरा पानी भर दिया है, ठीक है, और इस तरीके से नीचे भी यहाँ से पानी गिर रहा है, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। अच्छा भाई देखो अब क्या जानकारी दे रहे हैं और क्या हमसे पूछ रहे हैं। एक तो ये बता दिया कि 10, तो भाई इसकी ये टोटल हाइट थी, ठीक है, ओके फाइन। अब दूसरी चीज हमसे बोल रहे हैं फाइंड द रेट एट विच दिस लेवल इज ड्रॉपिंग, बेसिकली द हाइट ऑफ दिस कोन इज डिक्रीजिंग। सो dh/में dt की वैल्यू पूछी है, कब पूछी है, व्हेन इट इज 2.5 मीटर फ्रॉम द टॉप, यानी कि ये कितना दिया है, 2.5 दिया, यानी कि ये कितना हो गया, 7.5 हमारा ये हो गया, क्योंकि 10 टोटल था, 2.5 ये तो 7.5 ये। सो बेसिकली वी वांट रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट अ इंस्टेंट व्हेन हाइट इज रिड्यूस्ड टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे v की वैल्यू दे रखी है, तो v की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। सो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h के इक्वल होता है। अब देखो भाई यहाँ पे एक चीज आपको ये देखनी पड़ेगी, क्या कि जो r और h है, जैसे जैसे पानी कम होते जा रहा है तो r भी कम हो रहा है और h भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। देखो ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर r हो गया और ये h हो गया। अगर मैं बड़े ट्राइंगल को कंसिडर करूं और इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करूं तो दोनों ही ट्राइंगल्स आपको सिमिलर नज़र आएंगे, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एंगल तो फिक्स है ना हमेशा। तो मैं ये बोल सकता हूँ tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि यहाँ मैं कर लेता हूँ, चलो मैं ये बोल सकता हूँ 5/10 जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है,
ये किसके इक्वल होना चाहिए, R बाय एच के इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ से मेरे को R और H के बीच में एक रिलेशन मिल गया। मेरे को कैसे पता चला कि मेरे को R और H के बीच में एक रिलेशन की ज़रूरत है? ऐसे पता चला क्योंकि मैंने जैसे ही फॉर्मूला लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन का, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे तो दो वेरिएबल हैं और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, साथ में एक dH बाई dt भी आ जाएगा और dR बाई dt भी आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू तो मैं एक साथ निकाल नहीं सकता, या तो मेरे को किसी एक की वैल्यू गिवन हो, या फिर मेरे को R को H में बदलने का रास्ता पता हो, या फिर H को R में बदलने का रास्ता पता हो, जो कि मेरे को यहाँ से मतलब सोच में आया कि यहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने कहा कि ये जो एंगल है ये फिक्स है हमेशा, थीटा है, तो जो हमारा tan थीटा होगा वो 5/10 भी हो सकता है और R/H भी हो सकता है। तो यहाँ से मैंने ये बोल दिया कि जो H है वो किसके इक्वल है, बेसिकली 2R के इक्वल है, या फिर जो R है वो किसके इक्वल है, बेसिकली H/2 के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे H को हटा देता हूँ यहाँ से, R को हटा देता हूँ यहाँ से, R की जगह क्या लिख सकता हूँ, H/2, तो ये कितना हो गया, H²/4 हो गया। सो V की वैल्यू कितनी हो गई, π/12 H³ हो गया। सो यहाँ से dV/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये π/12 इंटू में 3h² dH/dt। dV/dt कितना है यहाँ पे 5 है, तो ये कितना होगा π/4, H की वैल्यू कितनी है 7.5 है, 7.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे dH/dt तो कैलकुलेट ही करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लेफ्ट राइट करके थोड़ा सा यहाँ पे आप dH/dt की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, ओके गाइस। सो ये आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है ये सब कुछ रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड आज की क्लास में हमने पढ़ा है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगेन मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी मैक्सिमा मिनिमा पे, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पे हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लेंगे। वो इस चैप्टर का थोड़ा सा अच्छा पार्ट है पढ़ने लायक, जहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको हो सकती है, पर ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छी बात ये है कि जो बड़े 5 नंबर के आते हैं वो NCERT से ही आ जाते हैं, और या तो मिसलिनियस से आ जाते हैं या फिर मैक्सिमम मिनिमम वाली एक्सरसाइज से आ जाते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही डिफरेंशिएट करना है, बस अगर कहीं कुछ भी नहीं मेंशन तो उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नॉर्मल R³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3R², पर क्योंकि टाइम के साथ कर रहे थे तो यहाँ पे एक साथ में dR/dt हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, सो वही हम हर क्वेश्चन में कर रहे थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी थोड़ा सा मतलब उनका भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा पूरा, जब तक ये पूरा कैलकुलस ख़त्म नहीं हो जाता और आपका 12th का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, और उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ रिवीजन करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।